यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एरोन एकेडमी। तो अब से अगर आप नीट, आईआईटी, जेई या एनडीए इनमें से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखो भैया, यहाँ तो ज्ञान मिलेगा फ्री में, ठीक है। यूट्यूब पे ज्ञान का भंडार है, तो उसी भंडार के अंदर हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। तो नीट, आईआईटी, जेई और एनडीए के लिए फ्री क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। क्लासेस जो होंगी, कैसे होंगी, टाइम टेबल क्या रहेगा, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। आज जो है एनडीए की फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, ज्योग्राफी सेक्शन जो है वो स्टार्ट होगा, तो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। तो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है केमिस्ट्री 10th क्लास का सेक्शन, जिसमें मैं आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बातों में टाइम ख़राब ना करके चलते हैं जल्दी से हमारे 10th क्लास के चैप्टर की तरफ। और यू नो वेरी वेल, जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है डैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी इसमें बेसिक ज्ञान जो है वो निकल के आएगा, और किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ये मैं सब इस चैप्टर के साथ साथ बताऊंगा। एंड प्रीवियस ईयर्स के रिज़ल्ट के हिसाब से मैं कह सकता हूँ, बच्चे खुद ये कहते हैं कि सर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज़ केमिस्ट्री, एंड आप इतनी ईज़िली आप उनको समझा देते हो, उन चीज़ों को समझा देते हो। तो उसी वे में मैं कोशिश करूँगा कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को मैं आपको समझा दूँ। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से मैं पहले तो ये बता दूँ कि ले दे के 5 या 6 टॉपिक्स बनते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन से लेके अगर हम रेंसिडिटी तक जाएं तो 5 या 6 ही टॉपिक्स बनते हैं। ज़्यादा डिटेल मतलब इतना बड़ा कुछ है नहीं ये। लेकिन अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम अगर एनटीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इसका हर एक बेसिक पहलू समझना होगा। ओके, तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक मोटिवेशनल कोट जो मुझे आज अच्छा लगा, मैंने ये लगा दिया। तो हिंदी में किसी ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लिखा है कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, नेवर गिव अप वाली पॉलिसी है। अगर आप गिव अप ही नहीं करेंगे किसी चीज़ से, तो एक ना एक दिन वो चीज़ हार हूर के आपके पास आ ही जाएगी। तो बहुत ही अच्छा कोट था। अब आगे चलते हैं। तो गाइज़, स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से मैं स्टार्ट करूँगा। व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। व्हेन अ केमिकल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, it may be itself or it may be by the help of something which is called catalyst। तो ये एक डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन की, जिसके अंदर एक केमिकल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसी प्रोडक्ट के अंदर, और वो प्रोडक्ट जो है या तो अपने आप बनेगा या किसी कैटालिस्ट की मदद से बनेगा। यानी कि केमिकल जो है वो चेंज हो गया किसी और फॉर्म के अंदर। ओके, तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कितने प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली एक रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, अब हम वो जानेंगे। और साथ ही साथ ये जानेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन का होने का पता कैसे चलेगा, कि भैया केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, पता कैसे चले। अब एक टेस्ट ट्यूब में कुछ ले लिया, उसमें हमने कुछ मिला लिया, और उस टेस्ट ट्यूब को हिलाए जा रहे हैं हिलाए जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। अब वो एक्चुअल में कुछ हुआ भी है या नहीं भी हुआ, उसको जानने के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा अपने वाइट बोर्ड के ऊपर। तो चलते हैं। नाउ दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हेन अ केमिकल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बाय इटसेल्फ और अंडर द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो जब कोई चीज़ किसी और चीज़ में कन्वर्ट होती है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा CaO प्लस CO2 के अंदर। CaO लाइम कहते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। जिनको ये बातें क्लियर नहीं है कि इस CaO कैसे बना, CO2 कैसे बना, मतलब कि C के साथ 2 ही ऑक्सीजन क्यों आए, Ca के साथ 1 ऑक्सीजन क्यों आया, इसके लिए मैं सेपरेटली आपको वैलेंसी के बारे में बताऊंगा। बेसिकली वो हमारे 9th क्लास का कंसेप्ट है।
फ़िलहाल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास एक केमिकल था जिसको मैं रिएक्टेंट कहूँगा, दिस इज़ रिएक्टेंट। और ये जो एरो है ये बेसिकली शो करता है केमिकल चेंज को। अच्छा जी, पहली बात तो ये सर केमिकल चेंज ही क्यों है, क्योंकि देखिए रिएक्टेंट जो है वो था CaCO3, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल कन्वर्ट इनटू समथिंग एल्स, यानी कि जब एक केमिकल अपनी पहचान खो दे, यानी कि वो कुछ और ही बन जाए, उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और हो जाएं, तो उस चीज़ को, उस चेंज को कहेंगे केमिकल चेंज। इट मे बी अ फिज़िकल चेंज, जैसे कि अगर मैं बात करूं वाटर, जो कि अभी आइस है, और अगर मैं इसको हीट अप कर दूं तो इट मे कन्वर्ट इनटू लिक्विड और इट मे कन्वर्ट इनटू गैस। बट यहाँ पर जो सोचने वाली बात है, वाटर जो है H2O था बिफोर एनी रिएक्शन, बिफोर एनी हीटिंग, और आफ्टर हीटिंग इट इज़ सेम है H2O। तो यानी कि यहाँ पर जो इसकी कंपोजिशन थी वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे फिज़िकल चेंज, फिज़िकल चेंज। ओके, तो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है हम केमिकल चेंज के साथ डील करेंगे। और ये मैंने जो आपको एक रिएक्शन रिप्रेजेंट की है, इसके अंदर एरो से पहले रिएक्टेंट होते हैं, एरो के बाद जो ये चीज़ें हैं इसे प्रोडक्ट कहते हैं, और एरो के ऊपर हम कुछ कंडीशंस लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर हीट दी गई है। यहाँ पर अगर कोई कैटलिस्ट यूज़ किया होता तो हम उसको ऊपर लिखते। तो एरो के ऊपर जो भी चीज़ होती है वो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं उस रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए। तो ये मैंने रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है। रिएक्शन को रिप्रेजेंट हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड फॉर्म। हमें क्वेश्चंस कई बार वर्ड फॉर्म में मिलता है जिसको हमें रिएक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैं कहता हूँ व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट heated it will convert into calcium oxide and कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चा लोग, ये हमें ना इक्वेशन या रिएक्शन जो मिली है वो एक वर्ड फॉर्म में मिली है, और इसी को मैंने ऊपर आपको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करवा रखा है। तो एक रिएक्शन हमें इस प्रकार से भी मिल सकती है, एक रिएक्शन हमें इस प्रकार से भी मिल सकती है, ठीक है। उस पर किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो कैसे हुई, उसका पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हुई भी है या नहीं भी हुई। तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हम उनको डिसाइड करेंगे कि कैसे हमें पता चले कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हाउ टू वी आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो पता कैसे चलेगा भैया। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो हमें बेसिकली 4 जो फैक्टर्स हैं उनसे पता चलेगा, जिसमें पहला फैक्टर है जो कि नॉर्मल सा फैक्टर है, चेंज इन स्टेट। मतलब कि अगर कोई चीज़ सॉलिड है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो इट मीन्स कि केमिकल रिएक्शन हुई है। लिक्विड से अगर वो गैस में चली गई तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो पहला है चेंज इन स्टेट, यानी कि अगर स्टेट चेंज हुई है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन तो हुई है भैया। चेंज इन कलर, इसके लिए सिंपल हम चाय पत्ती और पानी का एग्जांपल ले सकते हैं। जब भी हम सिंपल पानी के अंदर चाय पत्ती मिलाते हैं और उसे हीट अप करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो हम कह सकते हैं चाय पत्ती अपना काम करना स्टार्ट कर चुकी है, रिएक्शन हो रही है दोनों के बीच में। तो जब भी रिएक्टेंट का कलर चेंज होगा तो इसका मतलब वो किसी न किसी केमिकल रिएक्शन के अंडर जा चुकी है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो देखिए, जब हम एसिड के अंदर मेटेलिक सब्सटेंस को डालेंगे, ये रिएक्शन हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, आप लोग अपने स्कूल्स में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो जब भी हम किसी एसिड के अंदर मेटेलिक सब्सटेंस को डालते हैं तो वहाँ से एक गैस इवॉल्व होती है, डेट इज़ हाइड्रोजन गैस, और वो हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड देती है। इस बात को याद रखें, वो हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड देती है जब हम उस
टेस्ट ट्यूब के पास बर्निंग मैच स्टिक लेके आते हैं। तो उस पॉपअप साउंड से हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भैया यहाँ से तो हाइड्रोजन गैस निकली है। अच्छा, पॉपअप साउंड कैसे होती है? ऐसे, इस प्रकार से। तो देन अब चेंज इन टेम्परेचर, अगर हमारी टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने कोई केमिकल ले रखा है और उसके अंदर हम दूसरा केमिकल ऐड करते हैं, अगर वो हीट अप हो गई है, मतलब कि उसको टच करने पे हमें पता लग रहा है कि वो गर्म हो गई है, तो इसका मतलब केमिकल चेंज हुआ है। हाँ, कोल्ड हो गई है तो भी हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। लेकिन अगर हमने दो केमिकल्स को ऐड किया और इन चारों में से अगर कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो 99% चांसेस हैं कि वो दोनों केमिकल आपस में नॉन रिएक्टिव हैं, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। तो मेरे साथ फिर से एक बार देखिए, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो बेसिकली उसके 4 फैक्टर हैं जो आइडेंटिफाई करेंगे। पहला है चेंज इन स्टेट, दूसरा है चेंज इन कलर, तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। इस बात को प्लीज़ और प्लीज़ ध्यान रखें। देन अब मैं इसके साथ एक दो एग्जाम्पल आप लोगों से करवाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप केमिकल रिएक्शन लिखें ताकि उस केमिकल रिएक्शन से मैं आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में बता सकूं। तो पहले तो आप ये समझिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को मैंने अभी वर्ड के रूप में और सिम्बॉलिकली आपको समझाया था, लेकिन जब हम सिम्बॉलिकली किसी रिएक्शन को लिखते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टूल्स एंड ऑल्सो वी बैलेंस द रिएक्शन, ध्यान से सुनना, and we balance the reaction, then that reaction becomes a chemical equation. Okay, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। तो अगर किसी रिएक्शन को हम एक्सप्रेस करें मैथमेटिकल टूल्स लाइक प्लस एरो, देन द रिएक्शन बिकम्स केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का, जिसके अंदर हम दो गैसेस लेंगे, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अमोनिया। ये बेसिकली एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। अच्छा जी, मैं एरो के बारे में ज़रा बता देता हूँ। अगर मान लीजिए एरो लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड जा रहा है तो इट मीन्स द रिएक्शन इज़ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम इस प्रकार से बैकवर्ड शो करते हैं, यानी कि रिएक्शन जो है राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड जा रही है, तो इट मीन्स रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और कई बार हमें इस प्रकार से दो हाफ एरो नज़र आएंगे। तो जब भी दो हाफ एरो नज़र आए, इसका मतलब रिएक्शन साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, रिएक्शन साइमल्टेनियसली रिवर्स डायरेक्शन में आ रही है, और इस कंडीशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम क्या होता है हम हायर क्लासेस के अंदर जानेंगे। फ़िलहाल जो हमारा एग्जाम्पल था फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया वाला, उसमें हमने देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया बना रहे हैं। इस प्रकार की रिएक्शन जो हमने मैथमेटिकली लिखी है, उस रिएक्शन को कहेंगे केमिकल इक्वेशन। बट अब यहाँ पर आती है लेवोजियर भाई साहब की सबसे भयानक एक प्रॉब्लम, जो कि उन्होंने डिस्कवर की थी, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? आप बचपन में पढ़ चुके होंगे कि मास इज़ ऑलवेज कंजर्व व्हेन वन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्टेट बट इट्स मास रिमेन कांस्टेंट। जितना भी सिस्टम का मास है वो सेम रहेगा, ये लेवोजियर भाई साहब ने कहा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर नाइट्रोजन का मास पता हो तो वो होगा 14 इंटू 2। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन का पता हो तो 2 इंटू 1, तो 14 इंटू 2 डैट इज़ 28, डैट इज़ 2। बट अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोडक्ट साइड तो वो होगा 14 प्लस 1 इंटू 3। ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, अगर किसी को ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लें। यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड जो मास है वो है 30, बट अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की तो यहाँ पर मास है 17। अरे बाबा, जय तो बैलेंस ही ना हुआ। तो अगर ये बैलेंस नहीं है, अगर लेफ़्ट हैंड साइड का मास राइट हैंड साइड के मास के बराबर बैलेंस नहीं है, इट मीन्स कि उस रिएक्शन के अंदर बैलेंसिंग की कमी है। यस, तो हमारा जो फर्स्ट टूल आएगा इस चैप्टर के अंदर वो है बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो अब हम उसी टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे।
बैलेंसिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, क्योंकि हमें इस लॉ को सेटिस्फाई करना पड़ता है, वरना लेवोजियर भाई साहब बुरा मान जाएंगे। तो अब हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। वैसे तो इसके दो मेथड्स और भी हैं, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड बाय आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड, बट वो हायर क्लासेस के हैं। हमारे पास सिर्फ हीट एंड ट्रायल मेथड ही है जिससे हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए स्टेप 1 क्या है, नोट डाउन अ केमिकल रिएक्शन इन द सिंबॉलिक फॉर्म। यानी कि अगर आपको वर्ड के रूप में एक रिएक्शन दी गई है तो पहले आप उसको सिंबॉलिकली उसको कन्वर्ट कर लो। जैसे कि मैंने एक बहुत ही बचपना वाला एग्जांपल यहाँ पे दिया है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स वाटर। यस, तो हाइड्रोजन बेसिकली हमारे पास होता है H2 एंड ऑक्सीजन हमारे पास होती है O2, और जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखा है, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रिएक्टेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन जो है इसमें 2 हैं, राइट हैंड साइड ऑक्सीजन 1 है, इट मीन्स ये बैलेंस नहीं है। देन हम क्या करेंगे, फिर हम एक टेबल बनाएंगे। स्टेप 2 जो रहेगा वो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ टेबल। तो हमारी टेबल बन गई है। अब इस टेबल के अंदर बेसिकली हमें 3 कॉलम्स लेने हैं, और उन 3 कॉलम्स में पहले कॉलम में हमें लिखना है सिंबल, मतलब कि जो रिएक्टेंट है उनके एलिमेंटल फॉर्म्स। जैसे यहाँ पर मेरी इस रिएक्शन में सिर्फ 2 ही एलिमेंट या एटम्स यूज़ हुए हैं, डैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे इनकी नंबर, यानी कि ये कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में और कितने हैं राइट हैंड साइड में। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। राइट हैंड साइड में यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन बेचारा गरीब 1 ही है। तो इसी गरीब को हमें बैलेंस करना होगा। तो इसके लिए मैं इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा कि दोनों साइड जो हैं बराबर हो जाएं। जैसे कि मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2, और इसको मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी हो जाएगा 2। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है। अक्सर क्या करते हैं कि एक ही साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो थोड़ा गलत मेथड है। आगे जाकर मान लो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने जब इसको 1 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर आगे लिखूँगा 1, इसको ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा, और 2 किसके आगे लिखूँगा, O के आगे, जी नहीं। O जो है एक मॉलिक्यूल का हिस्सा है, तो हम उसमें मॉलिक्यूल के आगे 2 लिखेंगे। और यहाँ पर तो भैया बहुत ही ख़तरनाक बात हो गई, जब मैंने मॉलिक्यूल के आगे 2 लिखा तो वो हाइड्रोजन के आगे भी आ गया। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन भी ऑटोमेटिकली किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से, जिससे कि अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन हो गया राइट हैंड साइड में 4, बट लेफ्ट हैंड साइड में वो कितना है, अभी भी 2 ही है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि आप जो है अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो मैंने अलग अलग नहीं की। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेचारे का हक था 2 से मल्टीप्लाई होने का। तो इसी तरह से ये हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस हो गया। अब आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन जो है 4 है, हाइड्रोजन जो है 4 है, ऑक्सीजन जो है 2 है, और ऑक्सीजन जो है 2 है। तो जो बैलेंस इक्वेशन बनी वो हमारे पास बनी 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O। ओके, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। एग्जांपल नंबर 2, जैसा कि मैंने अभी बताया, वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। और फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में हम हाइड्रोजन लेते हैं, हम नाइट्रोजन लेते हैं, एंड फाइनली हमारे पास जो रिएक्शन बनती है वो बनती है NH3। तो सेम मेथड से अब हमें इसको बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 हैं, नाइट्रोजन 2 हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन जो है वो 3 हो चुके हैं। तो अब हमें इसको बैलेंस करना है विद द सेम टेबुलो मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो इसके लिए भी हम टेबल बना लेते हैं। तो बच्चा लोग इसके भी टेबल बन गई है।
तो अब यहाँ पर अगेन वही समस्या मेरे सामने आ गई कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड आपस में बैलेंस नहीं है, तो हम हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है पहले उसको बैलेंस करेंगे। तो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों हो गए भैया बैलेंस। लेकिन जब ऐसा किया तो अगेन वही दिक्कत आई, नाइट्रोजन को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 2 जा 6 हो गया। ओके, तो अगर ये 3 2 जा 6 हो गया तो इस 2 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 3 से, सिंपल। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और यहाँ पर हम ऑलरेडी 2 लिख चुके हैं। तो देखिए 3 2 जा 6 हाइड्रोजन बैलेंस, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन बैलेंस, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। सो दिस इज़ अ बैलेंस रिएक्शन। अब मैं आपको यहाँ पर पिछले साल आए हुए या पिछले से पिछले साल आए हुए बोर्ड के अंदर बैलेंसिंग के क्वेश्चन देना चाहूँगा, आप प्लीज़ उनको लगाएं, प्रैक्टिस करें। और अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कहीं पर भी जॉइंट हैं ग्रुप में पर्सनली, तो आप मुझे अपना होमवर्क वहाँ सेंड कर सकते हैं। तो पहले आप एक बार वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, और ये लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे मैंने छाट के डाले हैं। तो इन सब को आपको बैलेंस करना है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल 6 क्वेश्चंस हैं, तो 3 क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे और 3 क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। तो इन सब को आपको बैलेंस करना है, और मैं चाहूँगा जो बच्चे मेरे साथ अभी अटैच्ड हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे आंसर सेंड करें, ताकि मैं देखता रहूं कि भाई आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं होते हैं, आपसे नहीं होते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइज़, जो नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर बैलेंसिंग वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैं इसका आज इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स एग्जांपल्स एंड कैसे ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो वैसे तो देखिए नॉर्मली 10th क्लास में हम 5 प्रकार की रिएक्शंस पढ़ेंगे, और उसमें सबसे पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? देखो नाम से पता चल रहा है कि भैया जिसमें दो चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाएं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं आपको सीधा कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे ले चलता हूँ। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जब दो चीज़ें आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल एंटिटी बना लें तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर मैंने लाइम ले लिया, वाटर ले लिया, और जब मैंने इन दोनों को रिएक्ट किया, देखिए लाइम क्या होता है, बेसिकली जो चूना पत्थर हम लेके आते हैं पीओपी वगैरह करने के लिए, वो होता है, उसको जब हम पानी में डाल देते हैं तो ये बन जाता है स्लेक लाइम। इसका नाम है स्लेक लाइम। ये लाइम, स्लेक लाइम, सर आप क्या बोल रहे हो? बच्चों ये इनके कॉमन नेम है। किसी भी केमिकल को हम 2 प्रकार से जानते हैं, बाय इट्स केमिकल नेम और बाय इट्स कॉमन नेम। सभी केमिकल्स का कॉमन नेम होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो केमिकल जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं उनको कॉमनली जानने के लिए उनको कॉमन नेम दे दिया जाता है। जैसे कि इस भाई साहब का नाम आप सब जानते होंगे, वाटर है, लेकिन इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। ओके, सो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी होती है तो देखिए जब भी दो चीज़ें ऐड होंगी, व्हेन 2 थिंग्स आर एडेड, तो कहीं ना कहीं उसमें से एनर्जी निकलेगी। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, यानी कि जब भी दो चीज़ें ऐड होंगी तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी इवोल्व होगी। और जब भी एनर्जी इवोल्व होती है उस रिएक्शन को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी दो चीज़ें ऐड होती हैं उसमें से चाहे कम या ज़्यादा एनर्जी ज़रूर निकलेगी, और इस प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। व्हेन 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर और भी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो आपका ये काम रहेगा कि आप एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल और लिखें इसके साथ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस भी रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज़ होती है उसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर आप इसके डेफिनेशन जो है नोट डाउन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल होंगे वही इसके एग्जाम्पल भी होंगे।
तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो आप घरों में एलपीजी यूज़ करते हो, ठीक है, वो एलपीजी का जो फ्लेम निकल रहा होता है वो भी एक्सोथर्मिक गैस, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही रिज़ल्ट है। बात समझ में आई? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका आप याद रखें, इसको आप ध्यान से याद रखें। तो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है सर जी? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर एनर्जी दी जाए। देखो कोई भी चीज़ होती है, जब हम उसको तोड़ना चाहें तो देखो एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, चाहे वो एक लकड़ी का टुकड़ा हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज़, किसी रिएक्शन को करने के लिए उसको एनर्जी देते हैं, यानी कि रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं रिएक्शन करने के लिए, तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। तो जैसे कि अब बात करते हैं हमारे डाइजेशन की, ठीक है। तो हमारा डाइजेशन करता क्या है? जो भी हमने फूड पार्टिकल्स को इनटेक किया है वो हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक उसको डाइजेस्ट करेगा, छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ेगा और वहाँ से एटीपी के रूप में हमारे शरीर के अंदर मिलेगी हमें एनर्जी। ओके, तो जो एटीपी के रूप में हमें एनर्जी मिली है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा हर एक पार्ट को पहुंचा दिया जाएगा। इसी वजह से हमारी जो बॉडी है वो सर्वाइव करती है। अगर हम कई दिनों तक फूड ना खाएं तो हमारी जो बॉडी है वो वीक होती चली जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि स्वाहा हो जाएगा। और फिलहाल जो लॉकडाउन और जो कोविड-19 चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने इम्यूनिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, अच्छा खाना खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं। वैसे तो बाहर का मिल ही नहीं रहा। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर एक चीज़ जो है वो टूट कर दो चीज़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने फेरस सल्फेट ले रखा है और ये बैलेंस रिएक्शन है भैया। फेरस सल्फेट को हमने हीट किया और हीट करके हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिवाइडेड कर दिया। हीट ऑब्वियस सी बात है, किसी न किसी चीज़ के अंदर अगर किसी न किसी चीज़ को अगर हम हीट करेंगे तो उसको तोड़ेगी ही, उसको जलाएगी और उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल हीट का लिया है, लेकिन हमारे पास जो हमारा एग्जामिनर है वो बहुत स्मार्ट होता है। वो हमसे कहेगा गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी, गिव एन एग्जाम्पल of decomposition reaction by sunlight, give an example of decomposition reaction by heat। मतलब हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मली वो जो है इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो हमें इन तीनों के भी एग्जाम्पल्स लिखने हैं। दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। तो हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से और हीट की वजह से, देखो हीट का एग्जांपल मैंने लिख दिया है, हीट का एक एग्जांपल मैंने पहले भी कराया था। तो ये दो एग्जांपल आपको लिखने पड़ेंगे और मैं चाहूँगा कि इन दोनों को साथ और जो बैलेंसिंग की जो मैंने वर्कशीट दी है उसके साथ आप प्लीज़ इनको सबमिट कर दें। तो आज की जो क्लास रहेगी वो यहीं तक रहेगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन तक रहेगी। कल हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जिसके अंदर मैं डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों होती है इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दी टू टॉपिक्स लाइक रेंसिडिटी एंड रस्टिंग। और फिर उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और उनको कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या लिखना है। तो ये सब बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अपने इस प्यारे से चैनल को, शेयर करें। ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि यूट्यूब से मुझे अर्निंग करनी है, देखिए मैं इतना इसके पीछे नहीं भागता, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है और मैं अपनी जो एजुकेशन को जो शेयर करना चाहता हूँ बच्चों के बीच में, वो कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा, क्योंकि मैं यू नो वेरी वेल कि ऑफलाइन मोड में पढ़ाता हूँ। बट इतना एफ़र्ट अगर हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपसे बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए, इसको शेयर करें, ठीक है। अगर एक दिन में मेरी पर्टिकुलर वीडियो को 5 बच्चे भी देख लेते ना, तो मुझे मतलब अच्छा सा लगता है कि हाँ कुछ एफ़र्ट जो मैंने किया वो एटलीस्ट 5 बच्चों तक तो पहुंचा। और साथ ही साथ जो नंबर मेरे आपके पास है, आप प्लीज़ अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस करें।
अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो भी बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, वो भी अपलोड करेंगे। ओके, स्टिल आप सेफ रहें, पढ़ें, मस्त रहें। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय।